आज की इस वीडियो में जो है हम फुल वेव रेक्टिफायर के मैथमेटिकल एनालिसिस पर बात करेंगे। देखिए लास्ट वाले वीडियो में जो है हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के मैथमेटिकल एनालिसिस पर बात किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है और चीजों को आपने समझ लिया है तो फिर यह वीडियो जो है आपके लिए काफी आसान होने वाला है। और साथ ही साथ हमने एक वीडियो में जो है फुल वेव रेक्टिफायर पे भी बात किया है। तो रिलेटेड वीडियो का जो लिंक है वो यहां आपको सजेस्टेड वीडियो में मिलेगा, आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। फिर भी हम इस वीडियो में जो है थोड़ा बहुत फुल वेव रेक्टिफायर पे रिवीजन करेंगे। तो फिगर में देखिए यहां पर ये एक ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी कॉइल है और यहां पर ये इसका सेकेंडरी कॉइल है। तो हमने क्या किया है, हमने यहां पर इस प्राइमरी कॉइल को जो है एक एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया है। यहां से हम एसी सप्लाई कर रहे हैं और यहां पर ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहां पर इसके एक सिरे से यहां पर देखिए हमने एक डायोड लगा दिया और वहीं दूसरे सिरे से भी हमने एक डायोड लगा दिया है। और ये जो डायोड होगा दोनों का ये जो एन साइड होगा उसे हमने यहां पर आपस में ही जोड़ दिया है। और यहां पर देखें ये एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया गया है। इसी लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट मिलता है। और देखिए यहां पर जो जोड़ा गया है इस वायर को इसे हम कहते हैं कि यहां पर इसके सेंटर से जोड़ा गया है, बिल्कुल इस सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर से जोड़ा गया है। इसका मतलब यह है कि जितना नंबर ऑफ टर्न ऊपर होगा उतना ही नंबर ऑफ टर्न नीचे भी होगा। अब देखिए आप जब हम इस प्राइमरी कॉइल में जो है एसी सप्लाई करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण क्या होता है कि यहां पर ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिससे कि हमें इन दोनों ही टर्मिनल के बीच में एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलता है। अब यहां पर जितना नंबर ऑफ टर्न ऊपर है उतना ही नंबर ऑफ टर्न नीचे है। इसका मतलब कि जितना वोल्टेज यहां पर इन दोनों ही टर्मिनल के अक्रॉस होगा एग्जैक्टली सेम वोल्टेज यहां पर इन दोनों ही टर्मिनल के अक्रॉस होगा। तो चलिए यहां पर मान लेते हैं कि जो इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज है यहां पर ये है E, जो कि बराबर होगा E नॉट, जो कि है मैक्सिमम वोल्टेज इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी के। सो ये होगा यहां पर ये वोल्टेज और यही वोल्टेज जो है यही वोल्टेज हमें यहां पर भी मिलता है। सो यहां पर भी हमें वही सेम वोल्टेज मिलता है। तो अब आप ये पाएंगे कि यहां पर ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो है ये वाला डायोड काम करता है जबकि ये वाला डायोड काम नहीं करता है। तो जिसके कारण करंट यहां पर कुछ ऐसे यहां पर फ्लो करता है। तो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू यहां से करंट का फ्लो होता है और वही करंट यहां पर हमें ग्राफ में मिल जाता है कुछ ऐसे। अब जैसे ये वाला हाफ साइकिल आता है जिसे कि हम नेगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं, जैसे ये आता है वैसे अब ये काम नहीं करता है बल्कि ये वाला काम करता है। और जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही अब करंट यहां पर कुछ ऐसे फ्लो करता है। अगर आप देखें इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, चाहे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल रहे चाहे ये निगेटिव हाफ साइकिल रहे, पर करंट यहां पर हमेशा लोड रेजिस्टेंस के थ्रू सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है। सो इसलिए हमने यहां पर भी इसे जो है ऊपर की तरफ ही यहां पर जो है रिप्रेजेंट किया है। तो यहां पर ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है और हमें आउटपुट में जो है करंट मिलता रहता है। तो अब यहां पर ये जो करंट मिल रहा है आप इसे जो है प्योर डीसी नहीं कह सकते हैं। यहां पर लगातार देखें भले ही डायरेक्शन सेम है लेकिन लगातार देखें करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। तो इसलिए इस तरह के करंट को जो है हम पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो यहां पर ये जो करंट है इसका हमें एवरेज वैल्यू पता करना है। अब या कहें आउटपुट करंट का जो है हमें डीसी वैल्यू जो है पता करना है, या कहें आउटपुट करंट का हमें एवरेज वैल्यू ही पता करना है। सो यहां पर हम उस वैल्यू को पता करेंगे। तो यहां पर जो है ये जो एवरेज वैल्यू होगा आउटपुट करंट का, जिसे कि हम आईडीसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए किस तरह से पता किया जाता है, हमने इसे जो है लास्ट वाले वीडियो में डिटेल्स में चर्चा किया भी है। तो मैं इस वीडियो में दोबारा उसको डिटेल्स में रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि एक ही चीज को बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो ये बराबर होता है, यहां पर जो है देखें हम पूरे एक साइकिल के लिए इसे नहीं पता करेंगे बल्कि हम हाफ साइकिल के लिए ही पता करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो टाइम यहां से लेकर के यहां तक का है एग्जैक्टली सेम टाइम यहां से लेकर के यहां तक का है, और जिस तरह से ग्राफ में हमें करंट यहां पर मिल रहा है एग्जैक्टली सेम करंट यहां पर भी हमें मिल रहा है।
तो आप चाहे इन दोनों को एक साथ लेकर के एवरेज निकालें या फिर आप सिर्फ आधे को लेकर के निकालें, रिजल्ट तो सेम आएगा। तो हम चीजों को आसान रखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ आधे को ही, हाफ साइकिल को ही लेकर के जो है एवरेज वैल्यू यहां पर पता करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर ये बराबर होगा, देखें किसके बराबर होगा, तो यहां पर जो टाइम होगा इस जगह पर ये टाइम होगा 0, ये होगा 0, और यहां वाला जो टाइम होता है ये होता है t/2, और यहां पर ये होता है एक टाइम पीरियड, t से डिनोट करते हैं इसे, तो हम आधे ही साइकिल के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो एवरेज वैल्यू होता है ये होता है यहां पर ये जितना एरिया कवर करेगा डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो बेस होगा वो, तो बेस क्या है, बेस यहां पर है t/2, तो चलिए यहां पर लिख देते हैं 1/t/2, ये तो हो गया बेस। और फिर यहां पर हम लिखेंगे, चूंकि यहां पर लगातार करंट चेंज हो रहा है तो इसलिए हम यहां पर इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं करंट I इंटू यहां पर ये जो dt है ये, और लिमिट इंसर्ट कर दे यहां पर, ये होगा लिमिट यहां पर 0, और अपर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट यहां पर होगा t/2। तो इससे आगे यहां से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो है 2 पर चला गया तो ये हो गया 2/t, और फिर यहां पर होगा इंटीग्रेशन आप 0 से लेकर के यहां पर ये होगा t/2, और I के जगह पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर हम करंट जो है I इसके वैल्यू को यहां पर पता करेंगे अभी। तो अगर आप यहां पर देखें इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज क्या है वो कुछ इतना है, तो यहां पर हमें करंट, इंस्टैन्टेनियस करंट क्या होगा वो यहां पर पता करना है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये जो डायोड है इसका जो रेजिस्टेंस होता है इसे हम RF मानते हैं, उसी तरह से यहां पर इसका भी जो रेजिस्टेंस होगा ये भी होगा RF। तो हमें पता है कि जो करंट होता है, जो करंट होता है, चलिए मैं यहां पर लिखता हूं, जो करंट होता है ये बराबर होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो यहां पर एक इंस्टैन्टेनियस करंट की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज हमें लेना होगा जो कि होगा यहां पर E नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहां पर जो है ये वोल्टेज यहां से सप्लाई किया गया है। अब देखिए यहां पर रेजिस्टेंस कितना है, एक तो ये डायोड का रेजिस्टेंस, दूसरा यहां पर ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये, और दोनों ही यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि हम सिंपली यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये हो गया RF प्लस यहां पर ये जो RL है ये, तो यहां पर ये हो गया इंस्टैन्टेनियस करंट। अब इसी को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, E नॉट बाई RF प्लस RL। E नॉट क्या है, ये है मैक्सिमम वोल्टेज, तो इसीलिए यहां पर ये हो जाएगा मैक्सिमम करंट के बराबर। तो यहां पर ये जो I है ये बराबर हो गया I नॉट जो कि है मैक्सिमम करंट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी के। तो अब हमने यहां पर इंस्टैन्टेनियस करंट पता कर लिया है, तो उसी के जगह पर हम लिखेंगे I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू यहां पर ये जो dt है ये। अब आगे जो है हमें यहां पर इसे इंटीग्रेट करना होगा। तो यहां पर ये जो करंट है I नॉट, ये तो मैक्सिमम करंट है। अगर आप फिगर में देखें तो यहां पर ये जो करंट होगा ये क्या होगा, ये होगा यहां पर I नॉट, ये मैक्सिमम करंट है। तो ये तो कांस्टेंट होगा, तो इसे हम इंटीग्रल से जो है यहां पर बाहर निकाल लेंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं यहां से, तो यहां से ये हो गया 2I नॉट बाई टी, और यहां पर होगा इंटीग्रेशन आप 0 से लेकर के t/2। अब यहां पर हमें जो है साइन ऑफ ओमेगा टी मिलेगा, जिसे कि हमें यहां पर इंटीग्रेट करना होगा। तो चलिए मैं आगे इंटीग्रेट करूंगा, फिलहाल तो मैं यहां पर एक बार इसे ऐसे ही लिख लेता हूं, साइन ऑफ ओमेगा टी, फिर यहां पर ये dt। तो अब यहां पर ये देखें ये बराबर हो जाएगा 2I नॉट बाई टी। यहां पर हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो हमें पता है कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है माइनस कोसाइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो ओमेगा है वो, और यहां पर जो ये लिमिट होगा लोअर वाला 0 और अपर लिमिट यहां पर होगा t/2। अब देखिए हम t के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि ये जो टाइम पीरियड होता है t ये बराबर होता है 2 पाई बाय यहां पर ये जो एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा के। तो अगर मैं इस t के जगह पर लिख देता हूं
2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां पर ये जो 2 होगा ये इस 2 को कैंसिल करेगा और जो ओमेगा होगा वो यहां पर इस आई नॉट के साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर हमें आगे मिलेगा कि यहां पर ये हो जाएगा आई नॉट ओमेगा और डिवाइडेड बाय यहां पर ये पाई। और अगर आप देखें जब हम लिमिट को इंसर्ट करेंगे इसके अंदर तो उस समय हमें इस ओमेगा को बाहर निकालना होगा। तो ये जो ओमेगा होगा वो इस ओमेगा को कैंसिल अंततः जो है ये करेगा ही, तो यहीं से हम इसे हटा देते हैं। तो ओमेगा को भी हमने काट दिया यहां पर। तो अब यहां पर सिर्फ बचेगा ये पाई। अब यहां पर हमें आगे क्या मिलेगा ब्रैकेट में देखें तो उसके लिए अगर मैं यहां पर इस t के जगह पर भी जो है 2 पाई बाई ओमेगा रख देता हूं तो उस केस में ये जो 2 है ये इस 2 को कैंसिल करेगा। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सिर्फ पाई बाई ओमेगा। अब अगर इस पाई बाई ओमेगा को जो है हम यहां से ला करके इस t के जगह पर रखते हैं तो देखिए सिचुएशन किस तरह का बनता है। तो जैसे हम यहां पर रखेंगे वैसे ये जो ओमेगा होगा वो इस ओमेगा को कैंसिल करेगा और सिर्फ बचेगा यहां पर पाई। तो यहां से ये हो गया माइनस कोसाइन ऑफ पाई। अब फिर माइनस करके हम जो है t के जगह पर 0 लिखेंगे और चूंकि एक माइनस पहले से ही है तो यहां पर ये प्लस हो जाएगा और यहां पर होगा कोसाइन ऑफ 0 के। तो इससे आगे अगर आप देखें तो यहां पर जो है ये बराबर हो जाएगा आई नॉट बाई पाई इंटू यहां पर जो है इसका वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा 1 और इसका भी वैल्यू अंततः जो है ये 1 होगा। तो 1 + 1 = 2। तो यहां पर ये हो गया 2। तो सिंप्लीफाई अगर करते हैं यहां से हम तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें ये मिलेगा कि ये जो IDC है, ये जो IDC है ये बराबर मिलेगा 2I नॉट बाई पाई के। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ये हमने पता कर लिया है। अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर में देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें जो है ये 2 नहीं आया था। क्योंकि ये फुल वेव रेक्टिफायर है तो इसीलिए यहां पर ये डबल हो गया है और यहां पर 2 आ गया है। तो यहां पर ये हमने जो है एवरेज वैल्यू पता कर लिया है इस आउटपुट करंट का। अब यहां से हम ये बता सकते हैं कि यहां पर ये जो लोड रेजिस्टेंस है इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज क्या मिलने वाला है। तो चलिए मान लेते हैं कि इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमें यहां पर वोल्टेज मिल रहा है, जो वोल्टेज हमें मिल रहा है ये वोल्टेज है यहां पर EDC। तो वोल्टेज बराबर होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस के। तो करंट यहां पर ये हो गया IDC इंटू यहां पर ये जो लोड रेजिस्टेंस होगा वो। सो यहां से हम जो है वैल्यू को रखेंगे तो यहां पर अगर हम IDC की जगह पर इसे लिख देते हैं तो यहां से ये देखिए किसके बराबर होने वाला है, यहां से ये बराबर हो जाएगा 2I नॉट और यहां पर RL डिवाइडेड बाय यहां पर ये होगा पाई के। और यहीं से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है ये बराबर हो जाएगा, हम लिखेंगे यहां पर 2I नॉट क्या है, I नॉट जो है ये है मैक्सिमम करंट जो कि बराबर है E नॉट डिवाइडेड बाई RF प्लस RL। तो हम I नॉट की जगह पर जो है इस वैल्यू को यहां पर ला करके रख सकते हैं। सो अगर यहां पर हम वैल्यू रख देते हैं तो यही बन जाएगा यहां पर E नॉट और यहां पर ये होगा RL, यहां पर ये हो जाएगा RL डिवाइडेड बाय यहां पर ये होगा पाई और ब्रैकेट में RF प्लस RL के। तो यहां पर हमने क्या पता कर लिया है, हमने यहां पर ये जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है उसे पता कर लिया है जो कि इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें मिल रहा है। तो अब यहीं से हम आगे बढ़ जाएंगे और जो डीसी आउटपुट पावर होगा उसे भी हम पता करेंगे। हमें पता है कि जो पावर होता है, जो डीसी पावर होता है ये बराबर होता है जो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस आउटपुट में जो हमें वोल्टेज मिल रहा है EDC इंटू यहां पर ये जो करंट है IDC के।
तो यहां पर EDC की जगह पर देखिए हमें क्या लिखना है, EDC की जगह पर हमें इस वैल्यू को लिखना है, और IDC की जगह पर क्या लिखना है, IDC की जगह पर हमें इसे लिखना है, और साथ ही साथ हमें I0 की जगह पर जो है हमें इस वैल्यू को भी रखना होगा। तो जैसे ही आप रख करके सॉल्व करेंगे तो आप यहां पर ये पाएंगे कि ये जो है ये बराबर हो जाएगा, जो DC आउटपुट पावर है ये बराबर हो जाएगा 4 E0 स्क्वायर, 4 E0 स्क्वायर RL, फिर यहां पर होगा डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर और ब्रैकेट में RF प्लस RL के, सो RF प्लस RL का होल स्क्वायर के। तो यहां पर ये हमें मिलता है DC आउटपुट पावर। अब चलिए यहां से हम ये देख लेते हैं कि जो करंट है उसका RMS वैल्यू क्या होगा। देखिए हमें आगे चल के जो है रेक्टिफायर का जो इफिशियंसी है और जो रिपल फैक्टर है उसे पता करना होगा। तो उसके लिए जो हमें AC इनपुट पावर होगा उसे पता करना होगा, और उसे पता करने के लिए जो है हमें करंट का RMS वैल्यू पता करना होगा। तो सबसे पहले हम करंट का जो RMS वैल्यू है उसे पता करेंगे आगे। तो यहां पर जो करंट का RMS वैल्यू होता है ये बराबर होता है, यहां पर ये बराबर होता है करंट का यहां पर स्क्वायर, फिर हमें उसका जो है यहां पर एवरेज लेना होता है, और फिर यहां पर जो है हमें इसका स्क्वायर रूट करना होता है। तो इस तरह से जो है हम करंट का RMS वैल्यू पता करते हैं। हम क्या करेंगे कि हम इसका वैल्यू यहां पर अलग से पता करेंगे और फिर उस वैल्यू को जो है हम यहां पर रख करके सॉल्व करेंगे, तो हमें यहां पर जो है करंट का RMS वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां पर ये जो है ये जो I स्क्वायर का एवरेज होगा वो देखे किसके बराबर होने वाला है। तो हमें पता है कि ये बराबर होगा, यहां पर हम देखें यहां पर भी जो है हाफ साइकिल के लिए ही पता करेंगे, हम फुल साइकिल के लिए पता नहीं करेंगे, क्योंकि जो करंट जो है जो करंट का वेरिएशन यहां पर हाफ साइकिल में हो रहा है वही जो है अगले भी हाफ साइकिल में हो रहा है। तो इसलिए हम जो है सिर्फ हाफ साइकिल का ही जो है RMS वैल्यू पता करेंगे, हम फुल साइकिल का नहीं पता करेंगे। तो यहां पर ये जो है ये बराबर होगा 1/T/2 और फिर यहां पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के T/2, और फिर यहां पर होगा I स्क्वायर dt के। तो अब यहां से जो है ये देखे बराबर हो जाएगा किसके, यहां से ये बराबर हो जाएगा 2/T, और फिर यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के ये होगा T/2। अब I के जगह पर हम जो है वैल्यू रखेंगे I0 sin ओमेगा t और हम उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहां पर ये हो गया I0 स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t, और फिर यहां पर ये होगा dt के। अब देखिए आप यहां पर ये जो I0 स्क्वायर होगा ये एक कांस्टेंट होगा, तो हम इसे इंटीग्रल से बाहर निकालेंगे। तो इससे आगे यहां से ये बराबर हो गया 2I0 स्क्वायर बाई यहां पर ये होगा t, और फिर यहां पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो हम इसे डायरेक्ट यहां पर इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम इसका एक वैल्यू होता है, फार्मूला होता है, हम उसे यहां पर रखते हैं, जो कि होता है 1 माइनस कोसाइन ऑफ 2 ओमेगा t, कोसाइन ऑफ 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो 2 होगा ये, और फिर यहां पर ये हो गया dt के। अब यहां से ये जो है ये बराबर हो जाएगा, अगर हम यहां पर जो है देखें तो ये जो 2 होगा ये इस 2 को कैंसिल कर देगा। तो फिर यहां से हमें मिलेगा I0 स्क्वायर बाई t। अब फिर यहां पर होगा इसे जो है हमें यहां पर इंटीग्रेट करना होगा। तो अगर हम 1 को इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहां पर ये हो जाएगा t, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस अगर हम कोसाइन ऑफ 2 ओमेगा t को इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा यहां पर माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा t बाई यहां पर होगा 2 ओमेगा के।
अब यहां पर लिमिट देख लें, लिमिट यहां पर 0 है लोअर लिमिट, और यहां पर अपर लिमिट t/2 है। उसी तरह से यहां पर ये 0 है और यहां पर ये t/2 है। अब यहां से हमें आगे क्या करना है, हमें यहां पर आगे जो लिमिट है उसे जो है यहां पर अंदर इसके इंसर्ट करना है। तो यहां से ये बराबर हो गया I0² बाई टी। अब फिर यहां पर लिमिट को रखेंगे तो t के जगह पर हम लिखेंगे t/2 माइनस से फिर यहां पर t के जगह पर 0 लिखेंगे, तो यहां पर जो है हमें t/2 मिलेगा। अब माइनस हमें क्या करना है, हमें यहां पर जो है यहां पर अगर हम t के जगह पर जो है 2π/ω लिख देते हैं तो यहां पर हमें मिलता है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये होता है π/ω के। तो अगर हम जो है इस π/ω को जो है t के जगह पर लिख देते हैं तो फिर ये जो ओमेगा होगा वो इस ओमेगा को कैंसिल करेगा, तो यहां पर मिलेगा 2π, तो यहां पर ये हो जाएगा साइन ऑफ 2π। अब माइनस करके अगर हम इस t के जगह पर 0 पुट करते हैं तो फिर यहां पर ये जो पूरा का पूरा टर्म होगा वो 0 बन जाएगा, क्योंकि यहां पर t के जगह पर 0 लिखेंगे तो ये होगा साइन ऑफ 0, और साइन ऑफ 0 का वैल्यू होता है यहां पर 0, तो यहां पर होगा ये 0। और यहां से देखिए हमें आगे क्या मिलने वाला है, तो यहां पर जो है अभी ये जो है यहां पर क्या रहेगा, यहां पर रहेगा ये 2ω, तो यहां पर ये जो 2ω आपको दिख रहा है वो यहां पर रहेगा ही। अब यहां पर देखिए हमें पता है कि साइन ऑफ 2π का वैल्यू होता है 0, तो अगर ये वैल्यू 0 होगा तो फिर यहां पर ये जो टोटल वैल्यू होगा ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब यहां पर ये बराबर हो जाएगा I0² बाई टी इंटू t/2। सो यहां पर ये जो t है ये इस t को कैंसिल करेगा। तो अब इससे आगे यहां पर जो करंट का आरएमएस वैल्यू है, माफ कीजिएगा, जो यहां पर I² का एवरेज है वो देखिए हमें क्या मिल रहा है। सो यहां पर ये I² का जो यहां पर हमें एवरेज मिल रहा है वो बराबर मिल रहा है I0² बाई यहां पर 2 के। सो यहां पर ये हो गया 2। हमें क्या करना है, हमें इस वैल्यू को जो है ला करके यहां पर इसके जगह पर रखना है। तो अगर हम इसके जगह पर जो है वैल्यू रख देते हैं यहां पर, तो फिर यहां पर जो IRMS है वो देखिए किसके बराबर मिलेगा, ये स्क्वायर रूट में होगा। यहां पर ये है I0², अगर आप देखें यहां पर क्या है, ये है I0² बाई 2, तो यहां पर ये होगा I0² बाई 2, तो ये बराबर होगा यहां पर I0 बाई यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो यहां पर हमने करंट का जो आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है वो पता कर लिया है। अब यहीं से हम जो है जो एसी इनपुट पावर होगा वो पता कर लेंगे। कैसे, हमें पता है कि जो एसी इनपुट पावर होता है ये बराबर होता है जो करंट का यहां पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है उसका यहां पर स्क्वायर इनटू यहां पर ये जो रेजिस्टेंस होगा वो। सो यहां से हमें ये देखना है कि यहां से कितना जो है पावर यहां पर सप्लाई किया जा रहा है। तो यहां से अगर पावर सप्लाई किया जा रहा है तो देखिए यहां पर 2 रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहां पर इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस ये RF मिल रहा है और फिर यहां पर ये RL मिल रहा है। सो हमें इन दोनों को ऐड करना होगा, तो यहां पर जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा यहां पर RF प्लस RL के बराबर। ओके, तो इससे आगे यहां पर ये बराबर हो जाएगा, हम यहां पर देखिए क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं I0 बाई 2 का स्क्वायर, और I0 का भी अगर हम यहीं पर वैल्यू रख देते हैं तो देखिए यहां पर ये किसके बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाता है यहां पर जो मैक्सिमम वोल्टेज है, चूंकि ये मैक्सिमम करंट है तो ये बराबर होता है मैक्सिमम वोल्टेज E0 डिवाइडेड बाय यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू यहां पर ये जो RF प्लस RL होगा वो। सो यहां पर ये होगा RF प्लस RL के। तो अगर हम इस वैल्यू को जो है यहां पर ला करके रखते हैं और स्क्वायर करते हैं तो यही हो जाएगा E0 का स्क्वायर बाई यहां पर होगा
स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 2 बन जाएगा, और फिर यहां पर इसका स्क्वायर जो कि है आर एफ प्लस आर एल का स्क्वायर, और फिर यहां पर मल्टीप्लाई में ये वाला टर्म होगा जो कि है आर एफ प्लस आर एल के। अब यहां पर जो है ये इसको कैंसिल कर देगा। सो यहां से ये जो एसी इनपुट पावर है ये बराबर हो गया यहां पर ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर होगा 2 आर एफ प्लस आर एल के। तो यहां पर जो है ये हमें मिल गया एसी इनपुट पावर। तो अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और जो यहां पर फुल वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी है वो पता करेंगे, और उसके बाद जो है हम इसका जो रिपल फैक्टर होगा वो पता करेंगे। अब चलिए देख लेते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी कितना होता है। देखिए ये जो इफिशियंसी होता है ये बराबर होता है जो डीसी आउटपुट पावर होता है और जो हम एसी इनपुट पावर अप्लाई कर रहे हैं उन दोनों का रेशियो। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो इसका एफिशिएंसी है जिसे कि हम यहां पर ईटा से डिनोट करते हैं, ये बराबर है यहां पर डीसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो एसी इनपुट पावर है ये। अब हम आगे क्या करेंगे कि अब हम यहां पर ये जो डीसी आउटपुट पावर है इसका वैल्यू रखेंगे और साथ साथ जो यहां पर एसी इनपुट पावर है इसका वैल्यू रखेंगे और हम इसे यहां पर सॉल्व करेंगे। तो हमें ये पता है कि ये जो डीसी आउटपुट पावर है, थोड़ी देर पहले हमने ये पता किया था कि ये बराबर था यहां पर 4 ई नॉट स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइडेड बाय यहां पर ये पाई स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में यहां पर ये था आर एफ जो कि होता है डायोड का रेजिस्टेंस प्लस यहां पर ये जो लोड रेजिस्टेंस लगा होता है वो उसका स्क्वायर। तो ये है यहां पर डीसी आउटपुट पावर। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर जो है एसी इनपुट पावर का वैल्यू यहां पर रखना है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पर ये मल्टीप्लाई में होगा 2 यहां पर ये होता है ब्रैकेट में आर एफ प्लस आर एल डिवाइडेड बाय ई नॉट स्क्वायर। तो अब देखिए यहां से आप ये जो ई नॉट स्क्वायर है ये ई नॉट स्क्वायर यहां से इसे कैंसिल कर देगा और यहां पर ये जो आर एफ प्लस आर एल है ये जो है यहां पर कैंसिल करेगा। तो अभी भी यहां पर देखिए आर एफ प्लस आर एल बचा रहेगा। तो अब यहां से हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को जो है 4 और 2 को यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हमें ये मिलेगा कि ये जो है ये बराबर हो जाएगा 8 और यहां पर ये जो लोड रेजिस्टेंस है आर एल डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर और यहां पर ये जो आर एफ प्लस आर एल है ये। तो अब देखिए आप यहां पर हम इससे आगे ये कह सकते हैं कि अगर हम यहां पर इस पाई का वैल्यू रख करके जो है इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें यहां पर ये मिलता है कि ये होता है यहां पर 0.812 और ये आर एल डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो आर एफ प्लस आर एल होगा ये। यहां से हम क्या करेंगे कि हम इसे जो है यहां पर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और साथ साथ ये जो आर एल है इससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो है यहां पर डिवाइड करेंगे। तो अगर हम यहां पर न्यूमरेटर में आर एल को डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर अभी जो है इसका परसेंटेज बचेगा। तो अगर हम इसे यहां पर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये देखिए कितना परसेंट होगा, ये होगा यहां पर 81.2%। सो यहां पर ये हो गया, हमने आरएल से डिवाइड किया तो इसलिए यहां पर आरएल तो चला गया। अब यहां पर ये जो है डिनोमिनेटर इसको भी हमें आरएल से डिवाइड करना होगा। जब हम आरएल से डिवाइड करेंगे तो ये आरएल कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसे जो पहले लिखेंगे। तो यहां पर ये हो गया 1 प्लस, अब यहां पर हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा आरएफ प्लस आरएल। तो ये हो गया आरएफ डिवाइडेड बाय आरएल, मुझे कहना चाहिए प्लस नहीं, आरएफ डिवाइडेड बाय ये जो आरएल होगा ये। तो यहां पर ये हो गया इस रेक्टिफायर का इफिशियंसी। तो यहां से ये क्लियर है
कि यहां पर जो है ये जो टर्म है ये जितना छोटा होगा, रेक्टिफायर का जो इफिशियंसी है वो यहां पर उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो डायोड का रेजिस्टेंस है RF, ये RL के कंपैरिजन में जो है नेग्लिजिबल है, बहुत बहुत कम है, जीरो के बराबर है, हम ये मान लेते हैं। तो यहां पर अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि जो RF है, ये जो RF है ये यहां पर जीरो है, तो अगर RF जीरो होगा तो इसका मतलब यह है कि यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो RF बाई RL होगा, RF बाई यहां पर ये जो RL होगा ये यहां पर जीरो के बराबर होगा। सो यहां पर अगर हम जीरो रख देते हैं तो उस केस में ये जो रेक्टिफायर का एफिशिएंसी होगा ये मैक्सिमम होगा। तो अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो रेक्टिफायर का, इस फुल वेव रेक्टिफायर का जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा ये यहां पर बराबर होगा 81.2%। यहां से आप ये समझ सकते हैं कि यहां पर ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसका जो एफिशिएंसी है वो हाफ वेव रेक्टिफायर से जो है यहां पर ज्यादा है, और इसीलिए जो है ये काफी अच्छा माना जाता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में। तो अब चलिए यहां से आगे बढ़ जाते हैं और हम ये देख लेते हैं कि अब यहां पर ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसका रिपेल फैक्टर किसके बराबर होगा। तो अब चलिए देख लेते हैं कि रिपेल फैक्टर का एफिशिएंसी कितना होता है। तो यहां पर ये जो रिपेल फैक्टर होता है ये एसी कंपोनेंट का जो आरएमएस वैल्यू होता है और जो डीसी कंपोनेंट होता है उन दोनों का ये रेशियो होता है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो रिपेल फैक्टर होगा वो बराबर होगा यहां पर ये जो एसी कंपोनेंट है इसका आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो डीसी कंपोनेंट होगा उसका वैल्यू। तो देखिए यहां पर ये जो डीसी कंपोनेंट है इसका वैल्यू हमें पता है, लेकिन यहां पर ये जो एसी कंपोनेंट है इसका आरएमएस वैल्यू यहां पर हमें पता करना होता है। और हमने लास्ट वाले वीडियो में ये देखा था कि ये जो एसी कंपोनेंट होता है इसका जो आरएमएस वैल्यू होता है ये बराबर होता है यहां पर, ये बराबर होता है यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ अगर मान लेते हैं कि यहां पर जो आउटपुट में टोटल करंट मिल रहा है वो है यहां पर I, तो ये I बराबर होता है जो एसी कंपोनेंट होता है वो प्लस जो डीसी कंपोनेंट होता है वो। सो ये होता है टोटल करंट I। तो अब इस तरह के केस में अगर टोटल करंट I होता है तो फिर यहां पर ये जो एसी कंपोनेंट है इसका जो ये आरएमएस वैल्यू होता है ये बराबर हो जाता है यहां पर ये जो I है इसका आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर। तो यहां पर होगा I आरएमएस का स्क्वायर माइनस यहां पर ये होता है ये जो डीसी कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर। देखिए जिस वीडियो में हमने इसे डिराइव किया है वो है यहां पर हाफ वेव रेक्टिफायर का मैथमेटिकल एनालिसिस। तो उस वीडियो का लिंक यहां आपको सजेस्टेड वीडियो में मिलेगा, आप वहां पर देख करके जो है अपना जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उसे जो है फिर से यहां पर डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि एक ही चीज को बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें इस वैल्यू को ले जाकर के यहां पर रख देना है। तो अगर हम यहां पर रख देते हैं तो देखिए यहां पर ये जो रिपल फैक्टर होगा वो किसके बराबर होगा। चलिए इस रिपल फैक्टर को हम स्मॉल लेटर R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां पर ये जो रिपल फैक्टर होगा R ये बराबर हो जाएगा यहां पर इस टर्म के। सो ये हो गया एसी कंपोनेंट का जो आरएमएस वैल्यू है वो जो कि है यहां पर I आरएमएस का स्क्वायर माइनस I डीसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो डीसी कंपोनेंट होगा वो। सो यहां पर ये हो गया I डीसी के। अब देखें अगर हम इस I डीसी को जो है स्क्वायर रूट में ले जाते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर ये होगा I स्क्वायर डीसी और हम उसी से जो है I स्क्वायर डीसी से जो है हम इसे डिवाइड करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो रिपेल फैक्टर होगा वो यहां पर बराबर होगा, ये हो जाएगा कि I स्क्वायर आरएमएस माइनस
माइनस यहां पर जब हम इसे जो है स्क्वायर करके इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर तो होगा 1, और जब हम इसी का स्क्वायर करके जो है इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर डीसी के। तो अब यहां से हमें वैल्यू को रखना है और हमें इसे जो है यहां पर सॉल्व कर लेना है। तो हमें पता है कि जो हमने इसे पता किया है इसी वीडियो में कि जो आई आरएमएस होता है ये बराबर होता है जो मैक्सिमम करंट होता है आई नॉट बाई यहां पर ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है ये, और यहां पर ये जो आईडीसी है, ये जो आईडीसी है ये बराबर होता है यहां पर 2 आई नॉट जो एवरेज वैल्यू होता है आउटपुट करंट का, जिसे कि हम आईडीसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है 2 आई नॉट यहां पर मैक्सिमम करंट होता है बाई यहां पर ये जो पाई होता है ये। हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों ही वैल्यू को यहां पर रखेंगे और उसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहां पर जो रिपल फैक्टर है वो मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहां से। तो यहीं से हम ये कह देंगे कि जो रिपल फैक्टर है ये बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ यहां पर इसके जगह पर हम जो है इसे रख करके स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर ये हो जाएगा आई नॉट बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई यहां पर ये जो आईडीसी है उसका स्क्वायर, तो यहां से ये हो जाएगा 2 आई नॉट, सो डिवाइडेड बाई में रहेगा 2 आई नॉट बाई यहां पर ये जो पाई होगा ये, और यहां पर ये पूरे का यहां पर हम कर देते हैं होल स्क्वायर में, माइनस यहां पर ये जो 1 होगा वो। अब ये जो आई नॉट है देखें स्क्वायर करेंगे तो ये होगा आई नॉट स्क्वायर, और यहां पर भी ये जो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, तो ये कैंसिल कर देगा। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहां पर 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होगा तो ये 2 होगा, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो यहां से ये जो है ये बराबर हो गया, और साथ ही साथ पाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो यहां से पाई स्क्वायर होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में होगा यहां पर 8 माइनस यहां पर होगा 1, और फिर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में। तो अगर आप यहां पर पाई का वैल्यू रख करके इसे कंप्यूट करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये बराबर होगा 0.48 के। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जो रिपेल फैक्टर है इस फुल वेव रेक्टिफायर में उसका जो वैल्यू है वो 1 से कम है। इसका मतलब कि जो हमें आउटपुट में करंट मिल रहा है उसमें जो एसी कंपोनेंट है वो डीसी कंपोनेंट से जो है कम है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए काफी अच्छा डिवाइस है हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपेयर में। तो अब अगले वीडियो में हम फिल्टर पे बात करेंगे कि हम जो है इस रिपेल को किस तरह से हटाते हैं, इसे हम फिल्टर कर लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।